में हमारा बहुत स्वागत करते हैं आज क्लास में। मुझे उम्मीद है आप बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टार्ट करते हैं आज क्लास और आज का हमारा टॉपिक है अ वेरी न्यू चैप्टर, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन मींस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। एक एनिमल, एक जीव जंतु जो भी होते हैं जैसे हम, ठीक है। लास्ट चैप्टर आपने दो प्लांट्स के ऊपर में बात की होगी कि प्लांट्स में जो चैप्टर है उनमें क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो एनिमल्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि जंतु, हमको छोड़कर हम अपनी बात नहीं कर रहे क्योंकि ह्यूमंस के ऊपर में तो सारा कुछ पढ़ना ही है, सब कुछ हमें पता ही होना चाहिए। इस चैप्टर में भी ह्यूमंस पे ही बात करेंगे हम, लेकिन इस चैप्टर के कुछ भागों में हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम कॉकरोच के विषय पे बात करेंगे। पहले केचुआ भी पढ़ाया जाता था, पहले अर्थवॉर्म भी पढ़ाया, केचुआ वही अर्थवॉर्म है ना, और भी फ्रॉग भी पढ़ाया जाता था, बट अब वो सिलेबस में है नहीं, तो हम सिर्फ फ्रॉग के विषय पे बात करेंगे, सॉरी कॉकरोच के विषय पे बात करेंगे और कॉकरोच को डिटेल करेंगे। तो चैप्टर इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें सारा कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाने वाला है। चैप्टर का उद्देश्य क्या है? चैप्टर का उद्देश्य एकदम निश्चित है कि हमारे शरीर में अंग है कहीं ना कहीं, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे, कहीं हृदय है, कहीं पर हाथ है, कहीं पैर है, कहीं किडनी है, कहीं पाचन तंत्र है, कहीं लार ग्रंथि, कहीं छोटी आंत, कहीं बड़ी आंत, ये सब अंग हो गए। हाथ है, पैर है, अस्थि है, श्वसन है, अंग, ये सब जो है लंग्स है, सब अंग है। लेकिन हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से ऊतक में कैसे कन्वर्ट होता है? कौन सा ऊतक है? जैसे मैं यहां पर देखूं तो कौन सा ऊतक होगा यहां पर, ठीक है, या फिर मैं अपने मतलब जीभ को देखूं तो कौन सा ऊतक होगा, अपनी आहार नाल अंदर से अतड़ियों को निकाले तो उनके पास कौन सा ऊतक होगा, ठीक है। रक्त क्या चीज है, अस्थि क्या चीज है, ऊतक हमारे शरीर में है कहां पर? तो इसलिए इस चैप्टर का नाम एनिमल टिश्यू सिस्टम रखा गया है, या इसे रखा गया था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। तो याद रखना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम पहले बनते हैं कोशिका, कोशिका मिल मिलकर हमको ऊतक बनाएगी, ऊतक मिल मिलकर हम अंग, और अंग मिल मिलकर तंत्र बनाते हैं। ये हमने एनिमल किंगडम में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। अब इस चैप्टर का उद्देश्य ये बनता है कि अगर ये चीजें बन रही हैं तो कैसे बन रही हैं, क्या क्या चीजें इनकी खास बात है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, लेक्चर नंबर 1 एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि इस चैप्टर का प्रॉपर उद्देश्य क्या है और क्यों इस चैप्टर को हमें पढ़ना चाहिए, क्यों इस चैप्टर की नीड है हमें। और इस चैप्टर में कॉकरोच के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है, फ्रॉग के बारे में क्यों पढ़ाया जाता था, अर्थवॉर्म के बारे में क्यों पढ़ाया जाता था। तो इससे पहला वाला चैप्टर जो मैंने आपको एनिमल किंगडम पढ़ाया था, होप सो अभी तक एकदम बढ़िया याद होगा आप लोगों को। उस चैप्टर में आपने ये देखा होगा कि पूरे एनिमल किंगडम में शुरुआती सबसे डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो एनलिड्स हुआ करते थे। सबसे डेवलप्ड मतलब कोशिका जो है उनकी बहु कोशिकीय, मतलब क्या बोलना चाहिए उसे, बहु केंद्रकीय कोशिका उनके पास में थी, उनके पास में सेगमेंटेशन प्रेजेंट था, उनके पास में नेफ्रीडियम प्रेजेंट था, और भी दुनिया भर की चीजें, सब कुछ प्रेजेंट था उनके पास में ना। तो ये सारी चीज प्रेजेंट थी किसके पास में? ये सारी चीज प्रेजेंट थी एनलिड्स के पास में। दैट्स व्हाई आपको अर्थवॉर्म पढ़ाया जाता है। इससे फिर डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म है आर्थ्रोपोडा, उनके पास मेलपिगियंस बॉडी, उनके पास श्वसन के लिए अलग अलग विशेष प्रकार के अंग, उनका शरीर, काइटिन का बाह्य कंकाल, ये भी बहुत डेवलप थे, इसलिए आपको कॉकरोच पढ़ाया जाता है। फिर दूसरा उसके बाद देखना, एनलिड्स और आर्थ्रोपोडा को मैंने पढ़ाते समय कहा था कि ज्यादा डिटेल इन्हीं को करना है हमें। फिर ना मोलस्का, ना इकायोडर्माटा, ना हेमिकॉर्डेटा, ना ये सब चीजें, इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया जाता। फिर डायरेक्टली डिटेल किया यहां पर फ्रॉग को। फ्रॉग को देखने से यह पता चला कि जीवन पानी से स्थल में कैसे आया, इसलिए फ्रॉग को जानना बहुत जरूरी था। फिर जब फ्रॉग को हमने जान लिया तब फिर बाकी जानवर जो ह्यूमंस है उन सब के बारे में हमें पढ़ाया गया। तो पूरा एनिमल किंगडम पे हमने फोकस ही इन 3 विषयों पे किया था कि एम्फीबियंस को अच्छे से समझ लेते हैं, एम्फीबियंस के 3 चैम्बर के हार्ट, वो सब चीजें याद है ना आप लोगों को, और एनलिड्स के ऊपर में कहानी, आर्थ्रोपोडा के ऊपर में कहानी, जितनी भी हमने डिटेल किया था वो सब जरूरी था आपको ये सब पढ़ने के लिए। इसलिए उस सीक्वेंस में वो 3 जानवरों के बारे में यहां पर पढ़ाया जाता था। पर फिलहाल हम कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे और हम ये जान पाएंगे कि कॉकरोच की खास बात क्या है, क्या ऐसा है खास कॉकरोच में। और ये जब मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको इमेजिन मैंने कराया था कि ये हमारे सारे पूर्वज हैं, पोरीफेरा हो, चाहे सिलेंट्रेटा हो, चाहे कॉर्डेटा हो, चाहे हेमिकॉर्डेटा हो, इनसे ही आज हम बने हुए हैं। उनके पास कुछ नहीं था, हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे जो आने वाली पीढ़ियां होंगी उनके पास और कुछ नए नए गुण पैदा होते जाएंगे, कुछ पुराने गुण खत्म होते जाएंगे। यही विकास है, यही जीवन है, और यही इसी प्रकार से जीवन आगे चलता है।
तो जो अब हम देखने वाले हैं वो एनिमल टिश्यू के बारे में देखने वाले हैं कि एनिमल टिश्यू ऊतक क्या चीज होती है। देन हम इसमें एपिथेलियल, उनके प्रकार और बहुत सारी कहानियों के विषय पे बात करेंगे। हमारे लिए एकदम वेल नोन कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास में जो ऊतक होती है, कोशिका, सबसे पहले कोशिका होती है, सेल, सेल का बंच, ठीक है, बंच यानी गुच्छा, ठीक है, मिल मिलकर निर्माण करता है टिश्यू का। अब सवाल आता है कि टिश्यू में और मल्टी सेलुलर में डिफरेंस क्या क्या रह जाएगा। फिर मैंने आपको एनिमल किंगडम में भी ये बात समझाई थी। तो ये याद रखना, टिश्यू का मतलब होता है ऐसा बंच, ठीक है, ऐसा बंच जो है जिसका सेम फंक्शन, सेम क्या होना चाहिए, फंक्शन। तो ये पॉइंट याद रखना कि ऊतक हम तभी सेल का बंच बनाएंगे समान उत्पत्ति, पहला पार्ट तो ये हो गया समान उत्पत्ति, तथा दूसरा पॉइंट आता है समान कार्य, कार्य करने वाले, सामान्य कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह। ये जो कोशिकाओं का समूह होगा क्या कहलाएगा, कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, ऊतक कहलाता है। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास। समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह जो होता है हमारे पास में, ये ऊतक कहलाता है। और ये हमारा कॉन्सेप्ट है, यही हमारी कहानी जिसे अपन ऊतक कहते हैं। अब अगली बात आती है कि ठीक है भाई, ऊतक तो बन गया, ठीक है, ये तो ऊतक बन गया, समान करने वाली कोशिकाएं समूह है, ऊतक कहला दिया। ये ऊतक अपनी प्रकृति और कार्यों के आधार पर प्रकार में भी बढ़ते हैं। फिर हम इनके प्रकार को पढ़ते हैं कि कहां कहां हो सकते हैं, तो हम इनके प्रकार की तरफ में देखते हैं कि प्रकार कितने हो सकते हैं। तो ऊतक के अगर हम प्रकार को देखें तो दूसरा पॉइंट आता है टाइप ऑफ टिश्यू, टाइप ऑफ ह्यूमन टिश्यू। हमारे ह्यूमंस में अगर हम देखें तो हमारे पास में कितने प्रकार के ऊतक दिखाई दे रहे हैं, तो 2-3 प्रकार से, अपनी कार्य और अपनी स्थिति के आधार पर। अगर मैं अपने कार्य और स्थिति के आधार पर देखिए कि एनिमल्स में कौन कौन से ऊतक हो सकते हैं, तो सबसे पहला वर्ड आता है उपकला। अब थोड़ा सा तुम्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाना बहुत जरूरी है बेटा, इसलिए याद रखना, इसे अपन कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक, ये हो गया उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू। सबसे बाहरी क्षेत्रों में जो पाई जाएगी उसे एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। दूसरा ऊतक जो होता है उसके हिसाब से हम इसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक जो इनको जोड़ने का काम करेगा, इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। और इन्हीं दोनों को हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ना है, बढ़िया मजे से पढ़ना है, ये पार्ट हो गया। तीसरे नंबर का जो ऊतक है उस पेशियों वाला चैप्टर भी ह्यूमंस में, वहां पर बताऊंगा। इसमें भी कुछ ब्लड वाला टॉपिक है, अस्थि वाला टॉपिक है, वो भी तुम्हें वहीं पर पड़ेगा। तो ज्यादा हर चैप्टर में हर चीज नहीं पढ़नी, कुछ यहां कुछ वहां हम पढ़ लेंगे। मस्कुलर टिश्यू, इसे अपन कहते हैं पेशीय ऊतक, ठीक है, इसका नाम पेशीय ऊतक। और चौथे नंबर का पार्ट आता है जिसे अपन कहते हैं तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका वाला भी चैप्टर है हमारा ह्यूमंस में, जिसे हम कहते हैं न्यूरल टिश्यू, ठीक है, न्यूरल टिश्यू, इनको पढ़ेंगे और वहां पर कहानियां पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो 4 प्रकार के ऊतक होते हैं बेटा। तो वेरी फर्स्ट थिंग कि आप सबसे पहले तो इनका नाम याद रखो कि टाइप ऑफ ह्यूमन टिश्यू सिस्टम में पहला आ गया उपकला, बाहरी क्षेत्रों में जो प्रेजेंट है। फिर किसी चीज को जोड़ने वाला भाग संयोजी ऊतक, सबसे मस्त और सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही है संयोजी ऊतक। फिर तीसरे नंबर का मस्कुलर टिश्यू, ये तो आसान है, हम ह्यूमंस में भी पढ़ेंगे। और लास्ट इज अ तंत्रिका ऊतक, न्यूरल टिश्यू, ये भी आसान है, तो हम इसको भी ह्यूमंस में पढ़ेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। लेकिन यहां पढ़ के दोबारा पढ़ लेंगे तो वहां रिवीजन हो जाएगा, और यहां पर हम उसका इंट्रो तो एटलीस्ट हम पढ़ ही लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एपिथेलियल ऊतक है, तो पहले इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसान है। देन फिर हम उसके आगे डिटेल करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, कहानियां बनाएंगे, रिवीजन करेंगे। आज क्या, आज हम इसे याद करके जाएंगे। टॉपिक का नाम है एनिमल टिश्यू। तो जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, जिनके पास बहुत सारी कोशिकाएं आ जाती हैं, उनमें ऐसी कोशिकाओं का समूह समान प्रकार की हो, जो समान कोशिकाओं का समूह, यह अंतर कोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है। याद रखना, इनके पास पदार्थ होते हैं और एक ही विशेष कार्य को ये लोग करते हैं। फिर
जब एक ही विशेष कार्य को करें, जब एक ही प्रकार की कहानियां हो उसमें, ऐसे संगठन को हम ऊतक कहते हैं जब उत्पत्ति समान हो और कार्य समान हो। समान कोशिकाओं का समूह, समान कोशिका किस बेसिस में? यहां पर बात चल रही है उत्पत्ति के आधार पर, यहां पर बात चल रही है उत्पत्ति के आधार पर। यहां पर एक विशेष कार्य, सामान्य कार्य हो गया, तो सामान्य कार्य हो गया, समान उत्पत्ति हो गई, तो हमने उसे कह दिया ऊतक कह दिया। फिर ये फ्लो चार्ट बना हुआ है यहां पर, तो आप इसे हिंदी में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एनिमल टिश्यू के कितने प्रकार हैं। तो पहला एपिथेलियल हो गया भाई, तो हमने एपिथेलियल को बताया कि ये होता है उपकला, ठीक है। हमने इसे बताया कि ये होता है संयोजी, ठीक है। हमने इसे बताया कि ये होता है पेशीय, और हमने ये भी बताया कि ये न्यूरल जो होता है, मतलब क्या होता है? न्यूरल मतलब होता है तंत्रिका ऊतक। तो हमारे पास में 3 प्रकार के ऊतक हो गए। एक तो हो गया हमारे पास में तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, ठीक। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक। ये 3 कहानियां हमारे सामने है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। ये 4 जो है हमारे सामने में है। इन चारों को हम लोगों को पढ़ना है, कहानियों को डिटेल करना है, सारी चीजों को हम एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला पार्ट आता है एपिथेलियल टिश्यू सिस्टम। हमारे पास में सबसे पहला पोर्शन निकल कर आएगा एपिथेलियल टिश्यू सिस्टम, उपकला ऊतक। इसके 3-4 प्रकार हैं और उन चारों प्रकारों को पहले हम लोग एक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और उसकी कहानियों के हिसाब से पढ़ लेते हैं। देन फिर हम उसका डिटेल करके फ्लो चार्ट भी बना देंगे, कोई लफड़ा नहीं होगा, आसानी से हम इसे पढ़ सकते हैं। तो मान लो सबसे पहले पार्ट आता है एपिथेलियल टिश्यू सिस्टम। तो कहानी ये होती है, इसकी सबसे बात ये होती है कि उपकला शब्द ही बता रहा है आउटर आवरण। तो इसमें एक खास बात ये होती है कि एक तरफ गुहा रहेगी, मतलब ये बाहरी आवरण रहेगा, और एक अंदर की तरफ में जो है ना बॉडी का जो है ना फ्लूइड भरा हुआ रहेगा। एक तरफ वातावरण है और एक तरफ अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहेगा। सबसे अच्छी बात ये देखो, ये त्वचा जो है बाहर से आवरण है, हवा खारा है, अंदर की तरफ में इसमें द्रव भरा हुआ है। काट के देखो, दिख जाएगा तुम्हें। तो इस ऊतक में एक मुक्त स्तर होता है। एक तरफ तो जो है देह तरल होगा, बॉडी फ्लूइड्स होगा, ये पहली बात होगी। और दूसरे तरफ में जो होता है बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है, दूसरे तरफ ये बाह्य वातावरण होता है। इसमें दूसरे तरफ में क्या होता है? बाह्य वातावरण होता है। तो एक तरफ बॉडी फ्लूइड है और एक तरफ में बाह्य वातावरण का संपर्क में। इस तरह से देह का आवरण अथवा आस्तर लिनिंग का निर्माण करता है, और ये लाइनिंग का निर्माण करने वाली जो ऊतक का, ऐसी कोशिकाओं का समूह जो आवरण बनाए, जो लिनिंग बनाए, जो आवरण बनाए, उसे अपन कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर कहलाता है हमेशा आपके पास में एपिथेलियल टिश्यू, या हिंदी में इसे कहेंगे तो ये कहलाएगा उपकला ऊतक। क्या कहलाएगा? उपकला ऊतक कहलाएगा। ये पॉइंट यहां पर सबसे जरूरी निकल कर आता है, उपकला ऊतक। फिर पॉइंट आता है कि कोशिकाएं जो अंतर कोशिकीय भाग होते हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स स्पेस होता है, दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती है। ये जो सारी कोशिकाएं मिलकर जिस ऊतक का निर्माण किए हैं उनके बीच में थोड़ा सा फ्लूइड भी भरा हुआ रहेगा। इंटरसेलुलर फ्लूइड मैट्रिक्स, खाली फ्लूइड भरा हुआ रहेगा, और वो फ्लूइड उन सब बाकी चीजों को जो है ना वो बढ़िया ढक के रखती है, जोड़ के रखती है। ये दोनों का निर्माण ये करती है। सवाल एकदम सीधी सी बात है भाई कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू जो है जहां एक तरफ वातावरण है और एक तरफ अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इन दोनों को रोक के रखने का काम, वातावरण को अलग और अंदर की कोशिकाओं को अलग करने का काम जो है ये बॉडी जो हमारा है उपकला करता है। ये भाग हमारा उपकला करता है, और उपकला जो स्ट्रक्चर है वो अंतर सेलुलर अंतर कोशिकीय पदार्थों से आवृत रहता है, जुड़ा रहता है। अब एपिथेलियल को अगर हम देखें तो इसके 2 प्रकार है, फिलहाल के लिए 2 प्रकार है, बाकी अंदर तो प्रकार ही प्रकार है इसके, अभी बहुत प्रकार पढ़ते चलेंगे। एपिथेलियल टिश्यू मतलब हमारे पास में जो उपकला है, अभी यहां पर उपकला के 2 प्रकार है। पहली बात तो सरल। सरल का मतलब होता है कि ये जिस उपकला से बना हुआ है वो एक परत है, एक ही प्रकार है और एक ही परत है। तो इसे अपन कहते हैं सिंपल एपिथेलियल, सरल उपकला। हमने इसका नाम रखा है सरल उपकला। और जब हम इसे सरल उपकला कह रहे हैं मतलब हमारे सामने सीधा सा प्रश्न ये है कि सरल उपकला क्यों? क्योंकि याद रखना, एक परत मतलब एकल परत, इसे अपन कह सकते हैं कि इनके पास पाई जाएगी एकल परत।
जब केवल एक परत पाई जाएगी, एक परत, केवल एक परत, तो इसे सरल उपकला कहेंगे। फिर पॉइंट आता है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त, संयुक्त है। अब जब संयुक्त कह रहे हैं तो ये याद रखना, इसके पास में पाई जाएगी बहुपरत, और बहुपरत का मतलब मल्टीपल लेयर। तो कंपाउंड मतलब संयुक्त हो गया, और कंपाउंड में मल्टी लेयर्ड हो गया, और मल्टी लेयर्ड का मतलब होता है बहुत सारी परत है, और जब ये बहुत सारी परत इनमें पाई जाएंगी तब हम इसे कहेंगे संयुक्त होता है। क्या होता है ये? संयुक्त होता है। ये पॉइंट याद रखना, ये बहुपरत जो होता है यहां पर बनता है। संयुक्त तो बहुत सारी परत रहेंगी, तो इसे अपन कहते हैं कि कंपाउंड प्लेयर है, मल्टी लेयर्ड रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। तो तीन तरीके से कहानियां बनती हैं। पहला पॉइंट हो गया सिंपल, सिंगल लेयर्ड, और दूसरा पॉइंट हो गया कंपाउंड मतलब मल्टी लेयर्ड, और दोनों मिलाकर जो है ये कहानियां बनती हैं। ये पॉइंट याद रखना, सिंगल लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड, ये दोनों पॉइंट हमारे लिए सबसे जरूरी विषय होते हैं, सबसे जरूरी कंपोनेंट होते हैं, और इन दोनों को ही हमें चीजों को बनाना होता है कि किस आधार पर हमने विभाजन किया, परत के आधार पर हमने विभाजन होता है, परत के आधार पर किया है, परत के आधार पर विभाजन ये हुआ है। अब अगली परत पे आते हैं। तो जो सिंगल लेयर है उसकी क्या क्या खास बात है? जो सिंगल लेयर है उसके भी 3-4 परत है। मैं आखिरी में, आप चिंता मत करो, फ्लो चार्ट बना के सबका मतलब लिख दूंगा, तुम्हारे काम का एक लाइन में क्लियर हो जाएगा जो चीजें तुम्हें पढ़नी। फ्लो चार्ट आगे एकदम स्पेशल हो जाएगा, तो आखिरी में बनाऊंगा तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा यार कि हमने इतना टफ पढ़ा, देन फिर हमने शॉर्टकट कर लिया इसका। पहले ही शॉर्टकट पढ़ लोगे फिर टफ पढ़ोगे तो आदत बिगड़ जाएगी, इसलिए पहले टफ वाला पढ़ लो फिर सरल वाला। अगले विषय पे जब अपन पहुंचते हैं तो अब सबसे पहले सिंपल को पढ़ लेते हैं। जो एकल परत है, सिंपल है, सामान्य सरल जिसे अपन कहेंगे सरल उपकला। यह सरल उपकला उतक, मतलब एक तो सबसे पहले ये उतक है, फिर उतक का भी एक प्रकार उपकला है, उपकला का भी एक सरल है, अंदर से अंदर, अंदर से अंदर जाते ही जा रहे हैं। अब जब सरल उपकला के विषय पे बात की जाएगी तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये एक ही स्तर का बना होता है, एक ही परत होती है, केवल और केवल एक ही परत होती है, और इसमें हमेशा याद रखना यह देह गुहा, वाहिनिकाओं और नलिका का आस्तर है। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नीट में कई बार इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे बहुत जरूरी प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ हमारे पास है नलिका, हमारे शरीर में बहुत सारी वाहिनिकाएं हैं ना, धमनी, सिरा वगैरह वगैरह है ना, हमारे पास में बहुत सारी क्या बोलते हैं, ये डक्ट, वो डक्ट, सिस्टिक डक्ट, लार की वाहिनी, पैंक्रियाटिक डक्ट, वाहिनी बहुत सारी है ना। इसके अलावा देह गुहा है हमारे पास, बॉडी कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, ये सब है, नलिका का आस्तर है, ये सब इंपॉर्टेंट है, और ये सब, ये एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी में पूछा गया था नीट में कि बताओ देह गुहा, वाहिनियों और जो हमारे पास में जितने भी नलिकाएं हैं उनका आवरण किसका बना होता है? सरल उपकला। एक तो पहली बात उपकला, उसमें भी सरल। कोशिकाओं के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर अब सरल उपकला के 3 प्रकार हैं। फिर सिंपल एपिथेलियल भी 3 प्रकार है। जैसा जैसा काम वैसा वैसा संरचना। हो सकता है किसी का काम जो है सिर्फ प्रोटेक्शन देना हो सकता है किसी को काम एक्सचेंज, विनिमय करवाना हो, और हो सकता है कि कुछ और काम भी हो सकता है। तो जैसी काम वैसी संरचना। सबसे पहला बात, ये 3 प्रकार के होते हैं। सल्की यानी स्क्वैमस, ये एक्सचेंज करवाएंगे। घनाकार क्यूबोइडल, ये कुछ और अवशोषण करवाते हैं। स्तंभाकार कॉलमनर। तो हमारे पास में 3 प्रकार की संरचनाएं हैं, और तीनों प्रकार की संरचनाओं में सबसे पहला हो गया स्क्वैमस। स्क्वैमस का मतलब होता है सल्की। मैं इसका कार्य आपको बताता हूं, सल्की करता क्या है। दूसरा पॉइंट है क्यूबोइडल एपिथेलियल, मतलब इसे कहते हैं घनाकार, इसका काम भी बताया जाएगा, ये क्या करता है? घनाकार। इसके बाद कॉलमनर, मतलब इसे अपन कहते हैं स्तंभाकार, इसका काम भी क्या है ये भी हम पढ़ते हैं, स्तंभाकार। जैसा जैसा आवरण, जैसी जैसी संरचना, वैसा वैसा ही उनका काम होगा, और वैसा ही हम इसको आगे डिटेल करेंगे। तो पहला पार्ट हमारे सामने है। वेरी फर्स्ट थिंग, डायग्राम को देखो और मजा लो, समझो कि क्या मतलब बताना है। अब हमने एपिथेलियल पढ़ा, एपिथेलियल के अंदर सिंपल एपिथेलियल के अंदर सिंपल एपिथेलियल, सिंपल के अंदर अब पहला भाग हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वैमस एपिथेलियल, स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो पहला तो एपिथेलियल है, फिर सिंपल है, स्क्वैमस है, मतलब इसका नाम याद रखना सल्की उपकला है। सल्की भी है, साथ ही साथ में सरल भी है, और उसके साथ साथ उपकला भी है, और अंत में यह उतक भी है।
तो सल्की, सरल, उपकला, उतक। सल्की हर वो जगह पे पाया जाएगा जहां पर एक्सचेंज करना है, जहां पर ट्रांसपोर्ट करना है, हर वो जगह पे पाया जाएगा जहां पर ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये याद रखना, यह चपटी रहेगी। सल्की, उपकला, उतक एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनी होती है जिसके किनारे अनियमित होते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग की सल्की, उपकला चपटी रहेगी। दूसरा, यह कहां पाया जाएगा? रक्त वाहिनियों की भित्तियों तथा फेफड़े के वायु कोष के बीच पाया जाएगा। ये लंग्स वाला चैप्टर जब आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहुंचोगे ना, तब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा वहां पर कि भाई हमारे पास में एल्विलाई और ब्लड के बीच में एक्सचेंज करना है। तो कुपिका का ऑक्सीजन जो है वो जाएगा ब्लड में, और ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कुपिका में आएगा। तो उनके बीच में एक्सचेंज करने का काम हमेशा याद रखना वायु कोष पर पाया जाता है, और ये विशरण सीमा का कार्य करती है। हमेशा कोई भी एक्सचेंज कराना हो, विनिमय करवाना हो, तीसरे नंबर पे याद रखना विशरण के लिए आवश्यक है। विशरण के लिए आवश्यक है। ऐसे ही ये किडनी में भी पाया जाता है। किडनी में बोवमेन कैप्सूल नामक एक संरचना है जहां पर भी एक्सचेंज की आवश्यकता पड़ती है। वहां पर भी एक्सचेंज करना है तो हमें आवश्यकता पड़ती है स्क्वैमस की, सल्की, उपकला की। याद रखना, अगर आपको विशरण करना है तो उसके लिए आवश्यक जो उपकला है वो उपकला यही है, इसी के लिए हम बात करते हैं। दूसरे नंबर का जो ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपको वायु कोष में उपस्थित है, किडनी में उपस्थित है। दूसरे नंबर का पार्ट आता है बेटा क्यूबोइडल। क्यूबोइडल का मतलब हम इसे कह सकते हैं कि अब ये घनाकार है। तो आकार में बदलाव हुआ है, देखते हैं क्या काम में भी बदलाव हुआ है। यस, ये अवशोषण करवाए। सल्की, उपकला एक्सचेंज करवाती है। घनाकार जो है वो अवशोषण में योगदान देगा, अवशोषण करवाता है, और सिक्रीशन भी, मतलब जो सिक्रीशन है वो भी करवाएगा। घनाकार उपकला यह उतक का स्तरीय घन जैसी संरचना होगी। इसकी आकृति की संरचना कैसी होगी? घन जैसी। घन जैसी कोशिकाओं में प्रेजेंट होगा, कोशिकाओं से बना होता है। और ये कहां प्रेजेंट है? वृक्कों के वृक्कों पर। अब वृक्कों का मतलब होता है नेफ्रॉन, मतलब जो किडनी, और किडनी के कहां पाया जाएगा? नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में पाया जाएगा। आप इसके बारे में, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ोगे किडनी की में। किडनी की जब पढ़ाई जाएगा तब उस समय समझ में आएगा। नेफ्रॉन में नलिकाकार भागों में ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाएगा। वो वहां पर पाया जाएगा ग्रंथियों की वाहिनियों में जहां एक्सचेंजेस वगैरह करने हैं, या फिर नलिकाकार भागों में जहां नलिका पाई जाएगी वहां पाया जाएगा। और इसका मुख्य काम स्त्रावण करना, कोई चीज को स्त्रावण करना हो या अवशोषण करना हो, कोई भी चीज जिम्मेदार है तो वो नेफ्रॉन करता है। अब किडनी में आपको पता ही है, पानी को स्थानांतरण अंदर बाहर करना, मिनरल्स को अंदर बाहर करना, ग्लूकोज को अंदर बाहर करना, ये सब लोग कौन करेंगे? तो ये घनाकार एपिथेलियल ही करेगा। वृक्क में, वृक्क के समीपस्थ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सूक्ष्मकला में सूक्ष्मांकुर भी होते हैं। इनके कुछ कुछ जगहों पर सूक्ष्मांकुर मतलब माइक्रोविलाई भी होते हैं, जहां से एक्सचेंज को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ये पॉइंट याद रखना, इसमें स्त्रावण और अवशोषण का योगदान है। स्त्रावण और अवशोषण का योगदान है, इसे याद रखना। ये काम मुख्य रूप से जो है ना, ये लोग क्या करवाते हैं? ये स्त्रावण कौन करवाएगा? स्त्रावण और अवशोषण। स्त्रावण एवं अवशोषण ये करवाएंगे। ये दूसरा काम हो गया इनका। उनका काम विनिमय करवाना था, इनका काम अवशोषण और स्त्रावण करवाने का काम है। फिर तीसरा पार्ट आता है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कहां पाया जा रहा था वो वाला भाई? जो क्यूबोइडल है वो वृक्कों में। कोई दिक्कत नहीं, आखिरी में फ्लो चार्ट बनाएंगे ना, चिंता बिल्कुल ना करो, बस ध्यान से सुनते बस चलो। कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल जो टिश्यू है यह स्तंभाकार प्रेजेंट होगी। अब अगर कोई चीज स्तंभ के आकार की है तो इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया पाया जाता है। इनका जो केंद्रक है ना, वो पहली बात तो नीचे की तरफ में रहता है, और ये नीट में कई बार पूछा गया केंद्रक। ठीक है, आधारीय केंद्रक कहते हैं इसको। पहला पॉइंट हो गया। तो क्या क्या याद रखना है? स्तंभाकार उपकला लंबी पतली कोशिकाओं के स्तर का बना हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। केंद्रक प्रायः कोशिका के आधारीय भाग में होता है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। आधार में केंद्रक तुम्हें दिखाई ही दे रहा है। मुक्त सतह पर प्रायः सूक्ष्मांकुर पाए जा सकते हैं। तो क्यूबोइडल हो चाहे कॉलमनर, इन दोनों की मुक्त सतह, अगर कहीं खाली सतह है जहां पर उस तरफ कोई आवरण नहीं है,
जहां उस तरफ कोई स्ट्रक्चर रिलीज नहीं कर रहा है वहां पर इनके पास सूक्ष्मांकुर पाए जाएंगे। जैसे मान लेते हैं, जैसे अपन छोटी आंत की बात कर लें, वहां पर पाया जाएगा। सूक्ष्मांकुर अमाशय, आंत्र और आंतरिक आस्तर में पाए जाते हैं और यह भी स्त्रावण और अवशोषण में योगदान देगा। ये सहायक हो जाता है चौथे नंबर का भाग। तो ये याद रखना, ये कॉलमनर जो है आपके पास में मुख्य रूप से अमाशय में और आंत तथा उसके अंदर वाले भाग में ये सब पाया जाएगा। ये कॉलमनर एपिथेलियल है। ये सब क्या है? कॉलमनर एपिथेलियल है। तो फिलहाल अगर हम ये देखें तो सूक्ष्मांकुर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलो एक बार पहले से इसका चार्ट बनाते हैं और चार्ट में सबसे सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा भाग है क्या। तो हमने सबसे पहले देखा बेटा कि हमारे पास में था टिश्यू। टिश्यू का मतलब होता है सेम फंक्शन, मतलब थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख देते हैं ताकि इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में क्लियर हो जाए। सेम फंक्शन, एकदम शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको। सेम जो होता है ओरिजिन है। ओरिजिन तो समझते ही है, उत्पत्ति समान है, और फंक्शन यानी कार्य समान है। और उन दोनों का जो होता है इसे अपन कहेंगे, जब अगर सेम रहेगा तो याद रखना बंच ऑफ सेल्स। तो समान कार्य करने वाली और समान उत्पत्ति रखने वाली जो कोशिकाओं का समूह है उसे अपन कहते हैं ऊतक। फिर हमने देखा कि ऊतक के हमारे पास में 4 प्रकार है और उन 4 प्रकारों में सबसे पहला प्रकार मैंने बताया आपको उपकला ऊतक। दूसरा भाग हमने देखा उपकला ऊतक के बाद में, दूसरा भाग जो हमने देखा उसे हम कहते हैं संयोजी ऊतक। ठीक है। तीसरा भाग जो हमने देखा था वो हो सकता है, मैंने बताया था मांसल यानी पेशीय ऊतक। फिर से बनाओ इस डायग्राम, पेशीय ऊतक, मांसल यानी पेशीय ऊतक, नॉट मांसल। ये जितनी बार आप बनाते चलोगे उतना आपका रिवीजन बढ़िया होता जाएगा और फिर सबका एक एक करके रिवीजन कर सकते हैं। इसका नाम हो जाता है तंत्रिका ऊतक। न्यूरल टिश्यू, याद हुआ क्या चारों प्रकार? ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है ये वाला। और जिन बच्चों ने इन 7 चैप्टरों को अच्छे से पढ़ लिया, डन है उनका बढ़िया से नीट निकलना। संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू। इसीलिए अपने पास भरपूर समय है, मस्त पढ़ो, बस रिवीजन करो। कनेक्टिव टिश्यू और उपकला ऊतक का मतलब होता है एपिथेलियल। जनरली इतना स्लोली हम लोग पढ़ते नहीं है, तो लेकिन जब अपन पढ़ रहे हैं तो अब उसका फायदा भी निकलना चाहिए, एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो इसके प्रकार को देखते हैं भाई। ठीक है, अब तुम सब कुछ तो जानते हो, काम का कहां पे प्रेजेंट है, एक करके रिवीजन करते जाएंगे। उपकला ऊतक का मतलब अपन जानते हैं कि यह बाह्य आस्तर बनाएगा, आवरण बनाता है। एक तरफ वातावरण, एक तरफ इसके पाया जाएगा वातावरण और एक तरफ पाया जाएगा इसके अंदर देह गुहा। देह गुहा पाई जा सकती है। ठीक है, या तो कोई बॉडी फ्लूइड पाया जा सकता है, बॉडी फ्लूइड पाया जा सकता है एक तरफ में इसके। ठीक है, एक तरफ ये वातावरण है और एक तरफ बॉडी फ्लूइड केमिकल्स भरे हुए हैं। अब ये जो आवरण होता है, ये आवरण 2-3 तरीके का होता है। ठीक है, हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। 3 नहीं, अभी 2 भागों में ही बांटो इसको। तो जब 2 भागों में बांटते हैं तो पहला पार्ट हो गया सिंपल एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल। दूसरे का नाम होता है हमारे पास में कंपाउंड एपिथेलियल। ठीक, कंपाउंड एपिथेलियल और क्या हो गया? सिंपल एपिथेलियल। और जब हम कह रहे हैं कि सिंपल एपिथेलियल है तो वो क्या है, जब हम कह रहे हैं कंपाउंड एपिथेलियल है तो क्या है, तो ये याद रखना, सिंपल एपिथेलियल का मतलब सरल, और जब मैं सरल उपकला कह रहा हूं मतलब ये बात है इसके पास एक परत है, और कंपाउंड एपिथेलियल का मतलब होता है संयुक्त, मतलब बहुत सारी परत है, संयुक्त उपकला है। ठीक, तो इसके पास में मल्टी लेयर्ड हो गया ये वाला पार्ट है ना, ये तो हम लोग याद कर लिए ना, मल्टी लेयर्ड हो गया ये वाला पार्ट। और ये जो होता है वो एक लेयर्ड है। ठीक है, मतलब ये होना मोनो लेयर्ड, यूनि लेयर्ड है ये एक परत है इसके पास में, उसके पास बहुत सारी परत है। अब जिसके पास सिर्फ एक ही प्रकार की परत है वो समान कार्य बनते हैं। और याद रखना, इसमें पूछा जाएगा यह वाहिनी, ठीक है, वाहिनी, वाहिकाएं
ठीक है। उसके बाद आस्तर बनता का मतलब वाहिनी क्या हो गई, उसके बाद मतलब जो भी स्ट्रक्चर इनके पास सिरिकाएं वगैरह वगैरह सब प्रेजेंट था ना, सबका आस्तर का निर्माण करता है। ये पॉइंट मतलब एक लाइन याद रख लेना, आस्तर का निर्माण करता है, और ये रिवीजन करने में आपको बहुत काम आएगा, आस्तर का निर्माण। और जब अपन आस्तर का निर्माण कर रहे हैं तो आस्तर का निर्माण यहां पर 3 तरीके से हो, और वो 3 तरीके से निर्माण में सबसे पहला भाग हमारे पास में आएगा कि हम उसे कहेंगे सल्की उपकला। फिर सल्की का काम क्या है ये अपन देख रहे हैं। दूसरा बात होगा कि जब सल्की हो गया तो इनके पास में अब क्या आ जाएगा, स्तंभाकार, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या हो गया इनके पास में, घनाकार। और जब अपन तीनों को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा काम मोस्ट ऑफ द केसेस में हो ही जाना है। तो पहला सल्की, स्तंभाकार और घनाकार, 3 हमारे पास में पार्ट है, और तीनों को हम लोगों को यहाँ पर डिटेल करना है। बात समझ में आ रही है? तो सल्की, स्तंभाकार और घनाकार 3 पोर्शन जो हम लोगों को यहाँ पर सबसे स्पेशली याद रहना चाहिए, और इन्हीं को फिर अब हम डिटेल करने वाले हैं। तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ने का है। कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे, और इसी में से मल्टीलेयर्ड बहुत लोगों को मिला दिए तो कंपाउंड एपिथेलियल बन गए। फिर अब हम पढ़ेंगे, ये पहला इतना याद कर लो, फिर हम जब सल्की, स्तंभाकार, घनाकार, इन सब की क्या खास बात होती है, फिर क्यूबोइडल कॉलमनर का मॉडिफिकेशन क्या है, फिर मल्टीलेयर्ड कैसे बनाएंगे, ये सब हम लोग यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे। तो बेसिक पॉइंट इतना ही है बच्चे कि हमने शुरू से क्या क्या पढ़ा। फिर से एक बार देखो यहाँ पर कि जब हमने इसका क्लासिफिकेशन किया तो देखा, एक तो तरल है, बॉडी फ्लूइड है, एक तरफ जो होता है लिनिंग है। इनके पास में दृढ़ता पूर्वक है, 2 भाग है, सिंपल और मल्टीलेयर। सिंपल में ये याद रखना, यही देह, गुहा, वाहिनियों और नलिकाओं का अस्तर है। देह, गुहा, वही बोला ना मैं, वाहिनियों और वाहिकाओं का, नलिकाओं का, सबका अस्तर जो है वो सरल वाला भाग है। यह हमेशा 3 प्रकार के होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबोइडल और स्तंभाकार, और यही तीनों को फिर हमको बात करनी है कि इनमें से तीनों में क्या क्या अंतर है। जैसे मान लो स्क्वैमस है तो यह विशरण करवाने का काम लंग्स में प्रेजेंट रहेगा, एल्विलाई, ब्लड और कुपिका के बीच में। फिर दूसरा पार्ट है क्यूबोइडल। अभी मैं इसका फ्लोचार्ट बना दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन फिर भी याद रखो क्यूबोइडल का पार्ट घनाकार है। यह जनरली जो है हमेशा वृक्क को नेफ्रॉन की किडनी के नेफ्रॉन में पाया जाएगा। इसका काम अवशोषण और स्त्रावण करना होता है। कभी कभी इनमें सूक्ष्मांकुर विलाई भी पाया जाता है, वो कब पाया जाएगा ये भी बता दूंगा। फिर पार्ट आता है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में, जिसके पास केंद्र मतलब जो कॉलमनर होगा उसमें केंद्र आधारीय होगा, और जब वो आधारीय होगा तो यह भी स्त्रावण अवशोषण करता है, पर ये छोटी आंत में ज्यादातर पाया जाता है। इस हिसाब से ये आंसर भी इसका सही बनता है। तो बस चीजों को एक एक करके सब चीजों को समझना है, कहानियों को बनाना है, फिर जब वो हमारी चीज से समझ के बाहर हो तो फिर उसे कंट्रोल करना है, रिवीजन करना है। तो बार बार रिवीजन, ये मेन पॉइंट हमारे हिसाब से हो गया। सबसे बड़ी चीज तो हमारे हिसाब से यही पढ़ना है। फिर अब ये जो सल्की उपकला है, स्तंभाकार, घनाकार है, अब हम इसका रिवीजन कैसे करेंगे, ये मेन पॉइंट आता है, और इसको अब हम रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब चलिए इन तीनों का क्लासिफिकेशन कर देते हैं फटाफट, और तीनों के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हम बात कर लेते हैं। ठीक है, मतलब एकदम सीधी सी कहानी है भाई, कि जो वातावरण देह गुहा के बीच में सरल उपकला के ऊपर में एक पॉइंट याद रख लेना कि सरल उपकला हमेशा कहां पे प्रेजेंट है, देह गुहा में प्रेजेंट है, वाहिकाओं में प्रेजेंट है ना, वाहिकाओं में प्रेजेंट है, वाहिकाओं में, और साथ ही साथ में ये प्रेजेंट है नलिकाओं में। मतलब फ्लो चार्ट कुछ ऐसा बनाओ कि मजा आ जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत पढ़नी नहीं चाहिए। ठीक, ये हो गया देह गुहा। अब इसका तो अपन पढ़ेंगे, ये तो हर जगह प्रेजेंट ही रहता है, इसका तो कोई मसला ही नहीं है, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब बात आती है कि हमारे पास में पहला प्रकार हो गया, मान लो सल्की। ठीक, क्या करता है सल्की? सल्की को अपन कहते हैं स्क्वैमस। ठीक है, तो जहां जहां विनिमय करना है, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में हो गया मान लो कुपिका। ये कुपिका होती है, कुपिका की होती है एपिथेलियल, और यहां पर क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स की क्या होती है, एंडोथेलियल। ठीक, अभी जैसे कुपिका है, ठीक है, नहीं कुपिका की एंडोथेलियल, उसकी एपिथेलियल, ऐसा 2 रहता है यहाँ पर। ठीक, अब ये दोनों के बीचों बीच में यहां पर प्रेजेंट है सल्की उपकला, सल्की उपकला। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना कि ये सल्की उपकला जो है वो किसका भाग है, एल्विलाई का। किसका भाग है, एल्विलाई का। तो जब ये कुपिका का भाग यहाँ पे आता है तो स्क्वैमस एपिथेलियल से ये मटेरियल ब्लड में जा पाता है, और यहाँ पर शुरू होता है विनिमय। कहां पर होता है, विनिमय में। तो ये प्रेजेंट होता है कुपिका में।
पहला पॉइंट क्या निकला, कुपिका में। यहां से मटेरियल को ब्लड में लेकर जाना है ना, तो ये जो कुपिका दिखाई दे रही है तुम्हें, ये कुपिका से ब्लड में शल की उपकला प्रेजेंट होगी और ये करवाता है विनिमय। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंजेस ऑफ गैस, एक्सचेंजेस ऑफ गैस। ये काम पहला शल की उपकला का है। फिर दूसरा पॉइंट पूछिए कहां प्रेजेंट है, लंग्स में। मेन पॉइंट याद रखना, और लंग्स में कहां पर, कुपिका में। मेन पॉइंट यही क्वेश्चन है। दूसरा वर्ड आएगा बेटा हमारे पास में आएगा क्यूबोइडल, और जब हम कहेंगे कि उसके पास क्यूबोइडल है तो क्यूबोइडल का मतलब हो गया घनाकार, और आप इसका फ्लो चार्ट बनाओगे तो कहानी बन जाएगी कि ये कहां प्रेजेंट था बेटा, ये जनरली प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन में। बात हो गई खत्म। ये क्या करवाता है, स्त्रावण करवाएगा। शुरू होता है विनिमय, कहां पर होता है, विनिमय में। तो ये प्रेजेंट होता है कुपिका में। पहला पॉइंट क्या निकला, कुपिका में। यहां से मटेरियल को ब्लड में लेकर जाना है ना, तो ये जो कुपिका दिखाई दे रही है तुम्हें, ये कुपिका से ब्लड में शल की उपकला प्रेजेंट होगी और ये करवाता है विनिमय। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंजेस ऑफ गैस, एक्सचेंजेस ऑफ गैस। ये काम पहला शल की उपकला का है। फिर दूसरा पॉइंट पूछिए कहां प्रेजेंट है, लंग्स में। मेन पॉइंट याद रखना, और लंग्स में कहां पर, कुपिका में। मेन पॉइंट यही क्वेश्चन है। दूसरा वर्ड आएगा बेटा हमारे पास में आएगा क्यूबोइडल, और जब हम कहेंगे कि उसके पास क्यूबोइडल है तो क्यूबोइडल का मतलब हो गया घनाकार, और आप इसका फ्लो चार्ट बनाओगे तो कहानी बन जाएगी कि ये कहां प्रेजेंट था बेटा, ये जनरली प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन में। बात हो गई खत्म। ये क्या करवाता है, स्त्रावण करवाएगा, और क्या करवाएगा, अवशोषण करवाएगा। तो ये तीन कहानियां यहां पर इससे बन जाएगी। ठीक, ओके। अब आ गया तीसरे नंबर का पॉइंट। जब अपन तीसरे नंबर के पॉइंट पे आते हैं तो तीसरा पॉइंट आता है स्तंभाकार, और स्तंभाकार का मतलब होता है कॉलमनर। ठीक है, कॉलमनर ये जो है यहां पर बन जाता है। तो जब अपन कॉलमनर कह रहे हैं स्तंभाकार को, तो ये कहां प्रेजेंट है भाई, ये प्रेजेंट है हमारे आहार नाल में। ठीक है, आंत्र में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद नलिकाओं में प्रेजेंट है, और इसका काम भी क्या करवाना है, स्त्रावण और साथ ही साथ में अवशोषण। तो एक बेसिक फ्लो चार्ट मैंने तुम्हें बता दिया। ये लाइन याद रखना, कहानियां याद रखना, ना तुम्हें सूक्ष्मांकुर का कॉलमनर का याद रखना कि ये हमेशा आधारी भाग में स्त्रावण अवशोषण करवाता है, पतली कोशिका का बना होता है, बहुत बाकी चीज है। अमाशय, आंत और इन सब में प्रेजेंट है। ये हो गया क्यूबोइडल, ये हो गया आपके पास में स्क्वैमस। होप सो एकदम रट्टा याद हो गया होगा, तीनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। तीनों पार्ट तुम्हें एकदम जबरदस्त तरीके से दिमाग में छप गया होगा कि क्यूबोइडल कहां कहां होगा। ठीक है, और कहां होगा ये तो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा बेटा। 11th के हिसाब से भी देखो तो भी, नीट के हिसाब से देखो तो भी, इनका लोकेशन तुम्हें एकदम याद रहना चाहिए। लोकेशन बहुत पूछा जाएगा कि शल की स्तंभाकार रहा रहेगा आहार नाल आंत्र में, आंतरिक भागों में, बाहरी भागों में नहीं। उनके भी कौन से भागों में, आंतरिक भागों में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा, आंतरिक भागों में। और ये जो बाकी जो दो लिखा हुआ है यहां पर, ये सल्की और ये नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन वृक्कक, यह किडनी के अंदर वृक्कक जो है बहुत पाया जाता है। मिलियंस नंबर पे नेफ्रॉन, वहां पर स्त्रावण अवशोषण, ये सारी चीज, बाकी चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा मेन काम यहां पर कंप्लीट हो गया। अब तुम एक चीज देख रहे थे कि जहां पर मैं क्यूबोइडल पढ़ा रहा था और जहां पर मैं कॉलमनर पढ़ा रहा था, स्तंभाकार और घनाकार, इनमें कई बार कहा गया कि इनके पास ना जो है वो सूक्ष्मांकुर पाया जाता है, ताकि ये सूक्ष्मांकुर का काम क्या है, विलाई, जो ज्यादा अवशोषण करवाए। तो ये पॉइंट आता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबोइडल एंड कॉलमनर। क्यूबोइडल एंड कॉलमनर, सल की उपकला तो सामान्य है, वो तो एक्सचेंज ही करवाएंगे, तो उसके पास कुछ नहीं पाया जाएगा। लेकिन जो क्यूबोइडल और कॉलमनर है, जो घनाकार और स्तंभाकार, ये दो प्रकार की है। तो कभी कभी इनके पास में सिलिया पाई, तो सिलिया आप एक बात का ना याद कर लो, तुमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा, ये दो प्रकार की। तो कभी कभी इनके पास में सिलिया पाई जाएगी। तो सिलिया आप एक बात का ना याद कर लो, तुमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा होगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब भी तुमने पढ़ा होगा तो ये देखा होगा कि सिलिया हमेशा गतिशीलता के लिए जिम्मेदार है। बैक्टीरिया में भी सिलिया होता है और वो सिर्फ गतिशीलता के लिए जिम्मेदार है। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्लैजिला की, तो वो जो फ्लैजिला होता है या फिर विलाई है, ये सिर्फ अवशोषण, गतिशीलता, इनके लिए जिम्मेदार है। तो पहला पॉइंट हो गया सिलिया। फिर एक पॉइंट आएगा ब्रश बॉर्डर, इसके पास माइक्रोविलाई पाया जाएगा। माइक्रोविलाई हमेशा अवशोषण करवाने के लिए जिम्मेदार है। कभी भी क्वेश्चन है कि माइक्रोविलाई अगर है तो वो क्या करवाएगा, अवशोषण करवाएगा। तो यहां पर ये दोनों जगह पर जो माइक्रोविलाई था ना, इन दोनों जगहों पर ये जो सूक्ष्मांकुर था ये अवशोषण के लिए, ये यहां पर जो सूक्ष्मांकुर है ना ये अवशोषण के लिए। ये लाइन याद रखना।
अब आ गया मॉडिफिकेशन में। तो मैंने पहले ही बताया कि जिसके जिसके पास सिलिया पाया जाएगा वो उनके दिशा को निर्धारित करने के लिए किस दिशा में जाना है। तो पहला पॉइंट, यदि इन स्तंभाकार और घनाकार कोशिकाओं के मुख्य सतह पर पक्षमाभ होते हैं तो इन्हें पक्षमाभी उपकला कह देंगे। तो अब इन उपकला का नाम थोड़ा सा बदल गया और अब इसका उपकला का नाम पक्षमाभी हो गया। इज अ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। यह बदलाव है, यह चेंज है जो इनमें नजर आएगा। और यह चेंज जो है नजर आ रहा है, यह कान कणों और प्लस रेशवा की उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाता है। मैंने बताया ना कि कोई भी कण है, कोई भी मटेरियल है, वो किस दिशा में जाएगा इस बात को बताने का काम जो है वो सिलिया करता है। कौन करता है? सिलिया करता है। बस खत्म, इतना ही सिलिया है। फिर पॉइंट आता है कहां पाया जाएगा। तो मुख्य रूप से हमारी श्वसनिका यानी ब्रोंकियोल। जब हम सांस लेते हैं ना तो हमारे लंग्स का अंदर वाला भाग जो एकदम ये भाग दिखाई दे रहा है, यहां पर डस्ट पार्टिकल्स, धुआं, हवा सब कुछ जाता है। तो इसे किस दिशा में ले जाना है ये श्वसनिका ही बताता है। हमारे गर्भाशय में 12th में और जब आपको पढ़ाया जाएगा 12th का सेक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन है कि गर्भाशय में जो है से पहले यहां पर ये ना फैलोपियन नलिका होती है, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में अंड यहां बनता है और ये ऐसा घूमते 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 यहां तक पहुंचता है, तब जाकर यहां पर ना गर्भ में गर्भधारण होता है। सो यहां से यहां तक जो अंड है, जो अंडाणु है, वो जो ट्रांसफर होता है वो सिलिया के द्वारा ही होता है। तो यहां पर याद रखना ये ब्रोंकियोल तथा डिंब वाहिनी नलिका मतलब फैलोपियन ट्यूब में होता है और वहां पर जाकर खोखली अंगों पर गतिशीलता के लिए जिम्मेदार है, उसे म्यूटेशन आगे की तरफ गति करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये 3 भाग यहां पर जिम्मेदार है। तो बेसिक पॉइंट मैंने बताया कि अगर इनके पास सिलिया है तो सिलिया हमेशा पक्षमाभी सिलिया उपकला इसे कहेंगे। यह किसी भी मटेरियल को, कणों को एक दिशा में ले जाने का काम करती है। और तीसरी बात यह पाई जाती है कहां पर? ये पाई जाती है ब्रोंकियोल यानी श्वसनिका पर और डिंब वाहिनी यानी फैलोपियन नली पर, वहां दोनों पर एक्सचेंज करवाएगी। अब इसी मॉडिफिकेशन का दूसरा पार्ट, कभी कभी ये लोग ना ग्लैंडुलर हो जाते हैं। ग्लैंडुलर हो गए, माइक्रोविलाई रहेगा, सूक्ष्मांकुर रहेगा, वो तो एक अलग विषय है, वो तो रहेगा ही रहेगा। सिलिया हो गया। अब कभी कभी इसने अपने आप को मॉडिफाई करके बदलाव करके ग्लैंडुलर बन गया। ग्लैंडुलर मतलब अब ये वर्क करेंगे ग्रंथियों की तरह। अब इन ग्रंथियों में भी 2 कॉन्सेप्ट है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक अकेली कोशिका ग्रंथि बन जाती है और कभी कभी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ग्रंथि बनती है। कई बार बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी बनती हैं, कई बार बहिस्रावी बनता है। पढ़ेंगे इन सब चीजों को, ह्यूमंस में ये डिटेल में है, यहां पर शॉर्टकट में पढ़ेंगे। कुछ स्तंभाकार और घनाकार कोशिकाओं की स्त्रावण की विशेषता होती है। दे कैन रिलीज समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ ये लोग रिलीज करते रहेंगे, मुक्त करते रहेंगे। और जब ये कोई चीज को मुक्त कर रहे हैं तो ऐसी उपकला को ग्रंथिल उपकला कहते हैं। शब्द ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ग्रंथिल उपकला, ग्लैंडुलर एपिथेलियल इसे कहेंगे। जब ये कुछ मुक्त करने लगेंगे तो ग्लैंडुलर उपकला इसे अपन कहेंगे। फिर पॉइंट आता है कि इनके 2 समूह हैं। कभी कभी एक कोशिका, कभी कभी सिर्फ एक कोशिका, पॉइंट यहां पर दिख रहा है तो ये याद रखना। और कभी कभी कोशिकाओं के पुंज। अब कभी कभी एक कोशिकाएं हैं, इसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम में आकर पढ़ेंगे कि हमारे ना गले वाले भाग में यहां पर अमाशय के मतलब जो आपके पास में अमाशय होता है, छोटी आंत होती है, इनके पास एक कोशिका होती है गॉबलेट सेल, कलश कोशिका, जैसे आहार नाल की कलश कोशिका, गॉबलेट सेल। यह एक अकेली कोशिका है जो श्लेष्मा रिलीज करती है, श्लेष्मा मुक्त करेगी। क्या मुक्त करेगी? श्लेष्मा मुक्त करेगी। ये एक अकेली कोशिका है जो ग्लैंड की तरह काम कर रही है। ये किससे हुआ है? एपिथेलियल से ही तो हुआ है। इसके बाद कुछ बहुकोशिकीय होंगे, उसमें एग्जांपल के लिए लार की ग्रंथि, इनके पास बहुत सारी कोशिकाएं हैं और ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर भी ग्रंथि की तरह काम करती हैं। ये पॉइंट याद रखना। बात समझ में आई? तो यहां पर याद रखना कि मॉडिफिकेशन के नाम पे हमने 2 चीजें पढ़ी हैं और मॉडिफिकेशन के नाम पे पहला पार्ट जो मैंने आपको बताया है वो हो गया सिलिया वाला। ठीक है, इनके पास सिलिया भी पाया जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका मॉडिफिकेशन करेंगे तो। और जैसे हम लोग बात करें यहां पर कि मॉडिफिकेशन, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ भाई, लिख लो यहां पर, थोड़ा सा डिटेल में लिखने का मन हो तो लिख ही लो। मॉडिफिकेशन में आ गया, मान लो पहला पार्ट आ गया कि सिलिया प्रेजेंट है, तो आप इसे कह देंगे सिलिएटेड एपिथेलियल। आप उसे कह देंगे कि वो सिलिएटेड एपिथेलियल है। और जब आप उसे सिलिएटेड एपिथेलियल कह रहे हो तो आपके पास में क्या पॉइंट हो गया कि सिलिएटेड एपिथेलियल कहने वाला कॉन्सेप्ट जो है, इनके पास सिलिया है।
तो आप इसे सिलेटेड एपिथेलियल कहोगे। और दूसरी बात आ गई इनके पास में एपिथेलियल, ठीक है। और सिलेटेड एपिथेलियल क्यों है भाई? सिलेटेड एपिथेलियल क्यों है, ये पॉइंट याद रखना है। और सिलेटेड एपिथेलियल जो है यह कणों की दिशा निर्धारित करेगी, खुद गति नहीं करवाएगी, सिर्फ और सिर्फ कणों की दिशा जो है वो निर्धारित करेगी। और अगर कणों की मतलब कणों की गति ना, दिशा, नॉट क्या निर्धारित करेगी, दिशा। ये दूसरा काम हो गया इसका। अब मेन है ये प्रेजेंट कहां पर है, तो ये जरूरत जहां जहां पड़ती है, जैसे अंडवाहिनी में अंड को दिशा दिखाने के लिए कि भाई तुम गर्भाशय की तरफ में जाओ, और फिर ये श्वसनिका यानी ब्रोंकियोल में बाकी धूल के कणों, हवा आदि को जो है यहाँ पर इधर ट्रांसफर करने के लिए। इसे आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, ह्यूमन वाले पार्ट में पढ़ेंगे, और इसे आप पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो सब पहले से पढ़ के रखो, तो वहां पर तुम्हें ये चैप्टर बड़ा मजेदार लगने लगेगा। अब दूसरा पार्ट आ गया बच्चे हमारे पास में ग्लैंडुलर। तो ग्लैंडुलर के ना दो प्रकार है, दो तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। ग्लैंडुलर का मतलब हो गया बेटा ग्रंथिल, जहां से स्त्रावण होगा, जहां पर स्त्रावण होता है। तो अगर मान लेते हैं यह स्त्रावण होता है, ठीक है, अगर मान लो यह स्त्रावण होता है, तो हम ग्लैंडुलर को कैसे स्त्रावित करेंगे? तो ग्लैंडुलर है अगर मान लो स्त्रावित करवा रहे हैं तो दो तरीके से हो सकता है। कभी कभी यहां पर एक कोशिका होगी, एक कोशिकी होगा, और कभी कभी यहीं पर पॉइंट आता है बहुकोशिकी, ठीक है। एक कोशिकी होगा और क्या होगा, बहुकोशिकी होगा। जब हम एक कोशिकी कह रहे हैं तो क्या होगा, और जब बहुकोशिकी कह रहे हैं तो क्या होगा? एक कोशिकी में कौन सी बात हो गई यहाँ पर, इनके पास में हो गई बेटा कलश कोशिका। क्या हो गई यहाँ पर, इसे कलश कोशिका। और जो हमारे पास में ये है बहुकोशिकी, इसका एग्जाम्पल हो गया लार ग्रंथि। बस इतना याद कर लो, मजा आ जाएगा। अब ये जो बहुकोशिकी होते हैं ना, इन्हीं के अंदर दो प्रकार आ जाते हैं। ये भी तुम्हें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़े, सॉरी ग्लैंड वाले चैप्टर में पढ़ने मिलेगा, लेकिन शॉर्टकट में हल्का हल्का बात कर लेते हैं। इनमें से कुछ ग्रंथियां होती हैं जिन्हें हम कहते हैं अंतःस्रावी, और इन्हीं में से कुछ भाग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बाह्यस्रावी। अब अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी का मतलब क्या होता है पता है? देखो हमारे पास लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि क्या करती है, लार को रिलीज करके मुंह में रिलीज कर दी। वैसे ही आपके पास में आमाशय की ग्रंथि है, वैसे ही आपके पास में पैंक्रियास भी एक प्रकार की ग्रंथि है, अग्नाशय। ये लोग क्या करते हैं, एक पाइप की सहायता से भोजन को किसी अंग में लाकर अपना जो भी द्रव होगा उसको छोड़ देते हैं। जब कोई ग्रंथि अपनी किसी पाइप की सहायता से, खुद की पाइप की सहायता से किसी टारगेट ऑर्गन तक मटेरियल को छोड़ दे, उसे अपन कहते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। और जब कोई ग्रंथि अपने मटेरियल को ब्लड में जाकर छोड़े और उसके बाद पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करे, वो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। सो अंतःस्रावी का मतलब ये अपने मटेरियल को ब्लड में जाकर छोड़ेंगे। जिनके पास खुद की कोई पाइप नहीं है, ये पाइप की जगह ब्लड का उपयोग करते हैं। और जो बाह्यस्रावी है वो अपनी खुद की पाइप होती है और उससे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो बस इतना याद रख लेना कि अंतःस्रावी इट मींस एंडोक्राइन ग्लैंड, इसे इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और इस ग्लैंड के पीछे रीजन ये है, तो ये याद रखना, इसे कहा जाएगा विदाउट डक्ट। इनके पास कोई पाइप नहीं होती है। जब ये विदाउट डक्ट है, अगर मैं बाह्यस्रावी कह रहा हूं तो ये याद रखना विथ डक्ट है। अब आप यहां पर ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि अंतःस्रावी कह रहा है तो अंदर मतलब डक्ट से जाना चाहिए, और बाह्यस्रावी कह रहा है तो ऐसा बहते हुए चला जाना चाहिए। तो यहां पर ज्यादा दिमाग ना लगाइयो बेटा जी, आप बस इतना याद रखना कि अंतःस्रावी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ब्लड से भेज रहा है, तो ब्लड बड़ा पाइप हुआ ना, तो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो अंतःस्रावी है। और बिना ब्लड के अपने आप कहीं पर भी बाहर रिलीज कर दे रहा है। ये मुंह में रिलीज करना कौन सा, अंदर रिलीज किया कि नहीं, मुंह में रिलीज किया मतलब बाहर रिलीज। तो अपनी एक पाइप की सहायता से यह मुंह पे बाहरी अंगों पे जाकर रिलीज कर दिया, दैट्स वाई ये बहिर्स्रावी। और जब कोई किसी विशेष अंग में जाकर स्पेशल वर्क कर रहा हो, खून के द्वारा जा रहा हो, उसे अपन कहेंगे अंतःस्रावी। तो याद रखना विद डक्ट, ये यहां पर कहां मत करेगा रिलीज, याद रखना यह मुक्त जो है ब्लड में करेगा,
रसायन को, केमिकल्स को, केमिकल मतलब हार्मोन को, केमिकल को रक्त में मुक्त करेगा, मुक्त करेगा, और यह अंगों में मुक्त करता है, अंगों में मुक्त करेगा। तो यह किसी अंग तक लेकर चला जाता है और ये जो होता है केमिकल्स को ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम कहानियां बन जाएगी। ग्लैंडुलर जो होते हैं ये कैसे होते हैं, तो जो ग्लैंडुलर वाला पार्ट है, अभी दूसरा पार्ट आता है, इसको ध्यान समझना कि जब हम कह रहे हैं ग्लैंडुलर, तो ग्लैंडुलर वाले कॉन्सेप्ट में विभाजित दो प्रकार हो सकते हैं। पहला बहिर्स्रावी, ये मैंने पहले ही समझा दिया, और दूसरा हो गया अंतःस्रावी। अब सवाल आता है बहिर्स्रावी में कौन कौन आएगा। बहिर्स्रावी में मतलब याद रखना, इसमें ज्यादा कुछ बताया नहीं है, ये सब वाहिनी और नलिकाओं के माध्यम से मुक्त होते हैं। इन सबके पास में डक्ट होती है, विथ डक्ट बोला ना मैं, इन सबके पास में अपनी पाइप होती है, खुद के पास में अपनी वाहिकाएं, नलिकाएं होती हैं, और उससे किसी खास अंग में जाकर मुक्त होगा तो उसे अपन कहेंगे एक्सोक्राइन, बाह्यस्रावी। कौन सी ग्रंथि है? श्लेष्मा ग्रंथि। श्लेष्मा जो मैं आपको म्यूकस में बताया ना अभी, उसके बाद लाल ग्रंथि मुंह में, कान में जो मोम ग्रंथि है, इसके अलावा ऑयल ग्रंथि, ये जो सेपेशियस ग्लैंड, ये जो चेहरे पे पसीना वाली ग्रंथि, दूध ग्रंथि, आमाशय एंजाइम, अन्य कोशिका जो भी है वो सब बाह्यस्रावी में आते हैं। इसके विपरीत अंतःस्रावी में नलिकाएं तो नहीं होती, लेकिन ये अपने तरल पदार्थ को डायरेक्टली, जो हार्मोन जो सीधे तरल उसमें छोड़े जाते हैं जिसमें ग्रंथि स्थित होती है, और उसके बाद ये ब्लड में छोड़ देंगे। तो जहां पर ये ब्लड में छोड़ देंगे वहां पर हो जाएगा ये एंडोक्राइन, और जहां पर ये बॉडी में छोड़ेंगे उसका नाम एक्सोक्राइन हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से निकल कर आता है इन टॉपिक को लेकर, ठीक है। तो अब हम इस पूरे पार्ट को अगर हम देखें कि पूरा चैप्टर, अभी मैंने सिर्फ सिंपल पढ़ाया है, कंपाउंड में हम पहुंचे ही नहीं, अभी हम सिर्फ सिंपल की तरफ में आ रहे हैं। तो पूरा फ्लो चार्ट जो मैंने आपको बताया है वो सिंपल को लेकर है। एक बढ़िया शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, फिर देन क्वेश्चन करके फिर आगे की बात को पढ़ेंगे। तो जितना चीज मैंने अभी आपको पढ़ा है उसे बढ़िया से पूरा कहानियों को एकदम कॉन्सेप्ट की लाइन से एक एक लाइन फटाफट लिख देते हैं। चलो तो कॉपी पेन उठाओ और अपने क्वेश्चन को फटाफट शुरू करो, ठीक है। फिर से एक बार रिविजन करवा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। हमारे पास में बच्चे टिश्यू है, टिश्यू के दो प्रकार है, ठीक है। टिश्यू के दो प्रकार है, मतलब दो नहीं, मतलब 4 प्रकार है एक्चुअली ये तो, ठीक है। ये 4 प्रकार है। चलो फटाफट नाम लिख देते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, बहुत ध्यान समझना। पहला नाम है बेटा उपकला, इसे एपिथेलियल कहते हैं। दूसरा नाम मैंने जो आपको बताया है उसका नाम है संयोजी ऊतक। हमने ये सब पढ़ा ही नहीं है, लेकिन अभी तक याद हो जाना चाहिए, संयोजी ऊतक। तीसरा नाम हमने नहीं पढ़ा, लेकिन याद रखना, अभी भी हम इसको धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे, इसको पेशीय ऊतक। उसके बाद चौथे नंबर का पार्ट आता है, पेशियों के बाद में आ सकता है तंत्रिका ऊतक। क्या आ जाता है? तंत्रिका ऊतक। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमारे पास में जो उपकला है उसका क्लासिफिकेशन करते हैं भाई। तो उपकला ऊतक का 2 क्लासिफिकेशन हमने किया है। पहला पॉइंट हो गया सरल हो गया भाई, और दूसरा हो गया संयुक्त, ठीक है। तो सरल और संयुक्त के आधार पर बताया भाई कि एक तो सबसे पहली बात उपकला यानी बाहरी आवरण, उपकला यानी बाहरी आवरण। इसके भी 2 प्रकार, सरल मतलब एक परत और संयुक्त मतलब बहुत सारे परत। सरल के भी 3 प्रकार। अब सरल के 3 प्रकार को देख लेते हैं भाई। तो सरल के 3 प्रकार में पहला पार्ट हो गया सल्की, दूसरा हो गया इसके पास में घनाकार, और तीसरा हो गया इनके पास में क्या? स्तंभाकार, ठीक। ये नाम हो गया। तीनों कहां प्रेजेंट है भाई? तो सल्की जो होता है वो हमेशा याद रखना यह प्रेजेंट रहता है कहां पर? ये कुपिका में प्रेजेंट है, कुपिका में, ठीक है। और ये क्या करवाएगा? एक्सचेंज करवाता है, विनिमय करवाता है भाई, ये तो एक्सचेंज करवाएगा। इसके बाद घनाकार कहाँ है भाई? घनाकार जो होता है वो प्रेजेंट होता है वृक्कक में। वृक्कक यानी इसे हम कहते हैं नेफ्रॉन भाई साहब। और नेफ्रॉन जो है इसका काम क्या होता है? ये वहां पर जाकर स्त्रावण भी करवा देगा और मुख्य रूप से ये लोग अवशोषण भी करवा देगा। फिर आ गए स्तंभाकार में, ये कहां प्रेजेंट होगा? आहार नाल में प्रेजेंट होगा। और कहां प्रेजेंट होगा? ये आंत्र में प्रेजेंट होगा, आंतरिक भाग में। कौन से भाग में? आंतरिक भाग में प्रेजेंट होगा। अब इन सब के बाद इनका ये स्ट्रक्चर कहाँ होना चाहिए भाई? इसका काम बताओ। इसका काम भी स्त्रावण करवाना है और साथ ही साथ में क्या करवाना है? अवशोषण। अवशोषण को बढ़ाने के लिए इन दोनों के पास में एक विशेष अंग रहता है कभी कभी, जिसका नाम होता है माइक्रोविलाई, ठीक है। ये दोनों अवशोषण के लिए
अवशोषण के लिए। ये पॉइंट याद रखना कि माइक्रोविलाई हमेशा जो है वो अवशोषण के लिए रहेगा। फिर पॉइंट, अब वो सब कुछ हो गया, यहां पर याद रखना सिंपल एपिथेलियल का। अब इनके पास आ गया मॉडिफिकेशन। एक लाइन और इस टॉपिक का क्लियर हो गया तो पूरा टॉपिक जो आज मैंने पढ़ाया है वो क्लियर हो गया। मॉडिफिकेशन। अब जब जो मैं कह रहा हूं कि मॉडिफिकेशन कर रहा है तो याद रखना ये सल्की कभी नहीं करेगा। मॉडिफिकेशन हमेशा और हमेशा याद रखना स्तंभाकार का होगा और किसका होगा, या तो घनाकार का होगा। दोनों के दोनों जो है ये मॉडिफिकेशन अगर शो कर रहे हैं तो मॉडिफिकेशन का दो तरीका है। पहला वर्ड हो गया जिसे मैंने कह दिया आपको सिलिएटेड। अब सिलिया जो है ना भाई वो उनकी गति की दिशा तय करेगा। काम तो मैंने बेसिक बता दिया, जिस दिशा में तय करेगा। और रहेगा कहां पर, ये प्रेजेंट होगा श्वसनिका में। ये कहां प्रेजेंट होगा, श्वसनिका में प्रेजेंट है, श्वसनिका ब्रोंकियोल में। और उसके अलावा जो होता है वो डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी मतलब इसे अंडवाहिनी भी कह सकते हैं, और ये उनकी गतिशीलता वगैरह तय करेगा। दूसरे नंबर पे वर्ड हो गया हमारे पास में ग्लैंडुलर। और जब मैं ग्लैंडुलर बात कह रहा हूं, जब मैं कह रहा हूं कि ग्लैंडुलर है तो ग्लैंडुलर में दो बातें हो गई भाई कि सबसे पहला ये तो हो गया एक कोशिकीय, ठीक है, इसका नाम पूरा बता देना कि एक कोशिकीय जो होता है वो कौन होता है, कलश। और दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास में बहुकोशिकीय, तो ये तो दुनिया भर की ग्रंथियां हैं, बाकी सारी ग्रंथियां क्या हो जाएंगी, बहुकोशिकीय। ये पॉइंट है। फिर इनमें अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी। तो अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी को जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें ये याद रख लेना कि भाई जो अंतःस्त्रावी होता है उसे हम ये कह सकते हैं कि वो मतलब अगर आप इसमें पॉइंट को लिखना चाहें तो यहाँ पर कहीं पे लिख लेना। अच्छा, ये जैसे डायग्राम भी तो फ्लो चार्ट बना ही हुआ है, उसी में ऐड कर लेना कि अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी में क्या हो गया कि अंतःस्त्रावी भाई विदाउट डक्ट है। ये केमिकल मतलब हॉर्मोन्स, केमिकल मतलब हार्मोन को कहां पर डायरेक्टली लेकर जाएगा, यह लेकर जाएगा रक्त में और रक्त से पूरी बॉडी में। बाह्यस्त्रावी जो है इनके पास विथ डक्ट, इनके पास खुद की वाहिकाएं नलिकाएं होती हैं और ये अंगों में मुक्त करते हैं। ये लोग एंजाइम रिलीज करते हैं, एंजाइम। बाकी दोनों के एग्जांपल क्लियर ही है भाई। एंडोक्राइन में कौन कौन हो गया, इनके पास में हमारे पास जितनी भी ग्रंथियां हैं क्या बोलते हैं हमारे पास, पिट्यूटरी हो गया, मतलब पिट्यूटरी मतलब समझते हो ना, पीयूष ग्रंथि, थायराइड, ये वो वगैरह, एड्रिनल सब। और बाह्यस्रावी में कौन हो गया, लाल ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथि, सेबेसियस ग्रंथि, तेल ग्रंथि, दुनिया भर की ग्रंथि, और ये सब इसमें रहता है। तो नेक्स्ट क्लास में और बढ़िया डिस्कशन इसका कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, सिंपल सा पार्ट है, बेसिक सा चीजें हैं जो बार बार आप इसे पढ़ोगे तो समझ में आने लग जाएगा। सो 1 मिनट रिवीजन में आज पूरा फ्लो चार्ट बनाना, कहानियां बनाना पहला टॉपिक है, दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में फिर एक बार रिवीजन कराऊंगा पहले, देन फिर इसके आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर अपन कंपाउंड और इन सब के बारे में बात करेंगे। तो जितना भी स्लोली बढ़िया मजे से पढ़ सकते हो पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, जितने बार मन करे फ्लो चार्ट बनाओ, लेकिन याद रखना क्लास खत्म होते याद हो जाना चाहिए, ऐसी पूरी कोशिश करो, ठीक है। तो चलो अब इसके अगले पार्ट में आते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं इसके ऊपर में, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं। जितना भी चीज आज आपको पढ़ाया गया है यार, मतलब ध्यान से अगर सारा क्वेश्चन तुमने बना दिया ना तो मतलब समझ लो कि सारा कॉन्सेप्ट एकदम डन, ठीक। मैंने सिंपल कुछ चीजें पढ़ाई हैं जैसे सरल उपकला, उसको अगर तुमने पूरा याद कर लिया तो तुम्हारी कहानी एकदम डन, मजा आ जाएगा, कोई भी चीज बचने नहीं वाली, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। क्विज नंबर 1, पहला सवाल क्या है, ज्यादा सवाल करवाऊंगा नहीं, आसान से प्रश्न आज करते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, ऊतक क्या होते हैं, क्या चीज है ऊतक, आपको क्या लगता है ऊतक इनमें से क्या चीज होती है। तो ऊतक होते हैं कोशिकाओं का समूह, कोशिका अंगों का समूह, अंग तंत्र का समूह। आपको क्या लगता है, कोशिकाओं का समूह इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही जवाब है कोशिकाओं का समूह। दूसरी बात आती है, आहार नाल में इनमें से कौन सा ऊतक पाया जाता है, आपको क्या लगता है कि उनमें से क्या रहता है, शल की उपकला होगी, घनाकार होगी या स्तंभाकार होगी। आहार नाल में इन तीनों में से कौन सी उपकला आपके हिसाब से सबसे मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वो पाया ही जाएगा, कौन पाया जाएगा बताइए। आंसर में फास्ट, क्या आंसर सही होगा, आहार नाल में इनमें से कौन सा ऊतक पाया जाता है, शल की, घनाकार, स्तंभाकार या इनमें से कोई नहीं। डेफिनेटली इज द राइट आंसर, स्तंभाकार इसका सही जवाब है, वहां पर सरल स्तंभाकार पाया जाता है। क्वेश्चन बनाओगे मजा आएगा, क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। वृक्कक मीन्स होता है नेफ्रॉन, वृक्कक मीन्स क्या होता है, नेफ्रॉन। यह क्या चीज होती है, इनमें से कौन सा ऊतक पाया जाएगा वृक्कक में, सल्की, घनाकार या स्तंभाकार।
क्या आंसर होगा इसका? तो तीसरे नंबर का सबसे सही जवाब हमारे हिसाब से सरल घनाकार पार्ट होगा। कौन सा होगा? सरल घनाकार। वृक्कक में, नेफ्रॉन में क्यूबोइडल पाया जाता है। यह अवशोषण भी करवाता है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन भी कराता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये आखिरी क्वेश्चन हो सकता है। बहुत बेसिक से प्रश्न है, बहुत सिंपल सी बातें हैं। नेक्स्ट क्लास में अब इसे रिवीजन के साथ डिटेल में पढ़ेंगे। कुपिका में इनमें से कौन सा ऊतक पाया जाता है? आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा ऊतक जो है कुपिका में पाया जाएगा? सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, कोई नहीं। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, सरल सल्की उपकला पाया जाएगा। तो चीजों को बार बार बनाना है बेटा। पहली क्लास हम लोगों ने सिंपल वे में इसलिए रखी ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट में बढ़िया सी चीजें बैठ जाए, और ज्यादा देर तक हमने रिवीजन पे ही फोकस किया, क्योंकि एक बार चैप्टर तुम्हें समझ में आ गया कि इस लैंग्वेज में, इस भाषा में, इस तरीके से, इस सीक्वेंस में पढ़ना है, चैप्टर तुम्हारी मुट्ठी पे होगा। ये जितने भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे एनिमल किंगडम, ये हो गया, बच्चों के लिए सबसे बड़ी टेढ़ी खीर यही होती है, सबसे बड़े प्रश्न यही होते हैं। हालांकि बाकी चैप्टर्स में भी उतने टफ और उतनी इंपॉर्टेंस बाकी चैप्टर्स की भी है, लेकिन ये चैप्टर बच्चों को हमेशा बहुत परेशान करते हैं। नीट में इन प्रश्न के बनते ही नहीं। अब इतना कैसे याद रखा जा सकता है यार? सोचो, एनिमल किंगडम कितना बड़ा चैप्टर था, कितने सारे डेटा थे, कितने सारे एग्जाम्पल थे, उन सबको याद रखना मामूली बात है क्या है? अभी भी अगर ये याद कर पूछा जाए कि मकाका किसका नाम था, है ना, सेटिकुला किसका नाम था, याद है क्या? सेटिकुला उसका तोता का नाम था, ठीक है। पेवो किसका नाम था? मोर का नाम था पेवो। तो ये मतलब उसे याद करना है तो कैसे? वो तुरंत याद नहीं होता है। जैसे ही दूसरा चैप्टर पढ़ रहा, फिर से एक बार याद, मस्कस यानी मतलब हो गया मंकी, ठीक है। नियोफ्रॉन यानी वल्चर यानी वो गिद्ध, ऐसे याद करना है और क्या। प्लेटिपस भी और एकिडना, ये दोनों जो है अंडजनक है। ये लोग स्तनधारी होते हैं भले, लेकिन ये अंडजनक होते हैं। रिवीजन करना है, वैसे आज का टॉपिक भी रिवीजन करना है। तो बार बार जितनी बार आप अच्छा रिवीजन करते जाएंगे, आपके दिमाग में चैप्टर उतनी बढ़िया तरीके से बैठता चला जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया ध्यान रखिएगा, अच्छे से रिवीजन करिए। नेक्स्ट क्लास में और डिटेल टॉपिक को लेकर आएंगे और धीरे आगे बढ़ेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक और निकल कर आते जाएंगे और हम पढ़ते चले। थैंक यू सो मच। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपने देखा होगा वीडियो को और मजे से आप सारी चीजें याद कर लेंगे। थैंक यू।